नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। इसके तहत दोस्तों हम अध्याय 6 संस्थागत वित्त एवं विनियोजन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कितने बैंक हैं, उनके ब्रांचेस कितने हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में कितने एटीएम हैं, इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज दोस्तों हम वित्तीय समावेशन पे चर्चा करने वाले हैं। वित्तीय समावेशन से संबंधित कुछ योजनाएं निकल कर आएंगे, उन योजना को भी पढ़ेंगे जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में दिए हुए हैं। राइट, देखिए दोस्तों, वित्तीय समावेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। क्योंकि ये थ्योरी क्लास नहीं है, ये इकोनॉमी क्लास है, तो मैं इकोनॉमी पे ही फोकस्ड रहूंगा, लेकिन ब्रीफ में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट कुछ बिल्ड हो जाए। ठीक, देखिए, समावेशन मतलब समाज के सभी वर्ग को शामिल करना। ठीक, समावेशन से ही आर्थिक समृद्धि निकलेगा। मतलब समावेशन से दोस्तों समावेशन से ही समावेशी समृद्धि निकल के आता है, और समावेशन से ही समावेशी विकास निकल के आता है। ठीक, बिना समावेशी समृद्धि के समावेशी विकास का परिकल्पना नहीं कर सकते। ठीक, बिना आर्थिक समृद्धि के समावेशी समृद्धि की परिकल्पना नहीं कर सकते। आर्थिक समृद्धि क्या होता है कि हमारे देश में वस्तु एवं सेवा का मात्रा क्या है, मात्रा कितने क्वांटिटी है। जैसे आज मेरे पास एक एकड़ खेत है। जैसे दोस्तों, आज मान लो मेरे देश के पास 1 एकड़ खेत है। जैसे आपके पास 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ खेत है। 1 साल के बाद आपके पास 2 एकड़ खेत हो गया। मतलब आपका आर्थिक समृद्धि हो रहा है। आर्थिक समृद्धि मतलब वस्तु एवं सेवा की मात्रा में वृद्धि। वस्तु एवं सेवा के मात्रा में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि कहलाता है। मतलब जो वस्तु एवं सेवा जितने उपलब्ध हैं उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। अब इन उपलब्ध वस्तु एवं सेवा जो उपलब्ध हैं, इसके वितरण सभी तक सुनिश्चित करना ही क्या है, समावेशी समृद्धि है। मतलब जो भी वस्तु एवं सेवा उपलब्ध हैं उसे समाज के सभी वर्ग तक डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, पहुंचाना समावेशी समृद्धि कहलाता है। समावेशी समृद्धि के नेक्स्ट स्टेप को समावेशी विकास कहा जाता है। यदि मैं समावेशी समृद्धि में गुणात्मक शब्द को जोड़ दूंगा ना, गुणात्मक तरीके से समृद्धि करना ही समावेशी विकास कहलाता है। बिना समावेशी विकास वित्तीय समावेशन के बिना संभव नहीं है। यदि हमें समावेशी विकास चाहिए तो वित्तीय समावेशन का आवश्यकता होगा। बिना वित्तीय समावेशन के समावेशी विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते। वित्तीय समावेशन अर्थात बैंकिंग सुविधा का लाभ समाज के सभी वर्ग तक पहुंचाना। ठीक, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपसे कोई पूछे वित्तीय समावेशन क्या होता है, तो बैंकिंग सुविधा का लाभ समाज के सभी वर्ग, सभी क्षेत्र में पहुंचाना ही वित्तीय समावेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। राइट, ब्रीफ में। वैसे इसका कंसेप्ट अपने आप में बहुत बड़ा होता है दोस्तों। यदि वित्तीय समावेशन का कंसेप्ट मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बता देना। ठीक, चलिए इसी कड़ी में वित्तीय समावेशन पे अवलोकन करते हैं। ठीक, वित्तीय समावेशन को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लॉन्च किया।
जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये वित्तीय समावेशन का पार्ट है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये वित्तीय समावेशन का पार्ट है। हालांकि उस समय वित्तीय समावेशन शब्द प्रचलन में नहीं था, चर्चा में नहीं था, लेकिन ये सब के सब वित्तीय समावेशन के पार्ट हैं, राइट। देखिए, तो वित्तीय समावेश अर्थव्यवस्था में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने हेतु सामाजिक तथा आर्थिक विकास के साथ साथ लेन देन की गतिविधियों में सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समावेशी विकास चाहिए तो वित्तीय समावेशन का होना अनिवार्य है मेरे प्यारे बच्चों। इसके माध्यम से व्यापारिक गतिविधियों को संवेग में वृद्धि तथा विस्तार होती है, साथ ही मध्यम, लघु एवं छोटे उद्योगों की स्थापना में सहायता मिलती है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजन होते हैं। ठीक है जी। वित्तीय समावेश केंद्र अमेरिका सेंटर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय समावेशन निम्नलिखित बिंदुओं को समावेशित करता है। वित्तीय समावेशन निम्नलिखित बिंदुओं को समावेशित करता है। अब क्या क्या बिंदु है तो नीचे दिए हुए हैं। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि आपके एडीओ के सिलेबस में बैंकों की भूमिका दी गई है और बैंकों की भूमिका में वित्तीय समावेशन एक टॉपिक है, पढ़ना होता है, ठीक ना। देखिए, वित्तीय सेवाओं जैसे ऋण, बचत, बीमा और भुगतान इत्यादि का अभियोग वित्तीय समावेशन इन बिंदुओं को क्या करता है, समावेशित करता है। गुणवत्तापूर्ण, सुविधाजनक, सस्ती, उपयुक्त व ग्राहक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली सेवा सर्विसेज, गुणवत्तापूर्ण, ठीक है। थर्ड, ग्राहकों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में सूचित करते हुए उनकी वित्तीय क्षमता का विकास करना वित्तीय समावेशन के अंतर्गत आता है। सभी के वित्तीय सेवाओं के उपयोग करने हेतु समान अवसर देना, समाज के सभी वर्ग को विविध एवं प्रतिस्पर्धी बाजार के माध्यम से सेवा प्रदाताओं की श्रृंखला, स्पष्ट वित्तीय नियामक ढांचा का निर्माण करना। अतः विगत दशकों के दौरान वित्तीय समावेशन सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रहा है, जिसका क्रियान्वयन बैंकों के राष्ट्रीयकरण सब वित्तीय समावेशन के पार्ट है। वित्तीय समावेशन, ठीक। बैंकों की शाखा का विस्तार करना, नए नए शाखा खुलना, लीड बैंक योजना, व्यापार संवाददाता मॉडल, ठीक, मोबाइल बैंकिंग का विस्तार, आधार बैंकिंग खाते, ई-केवाईसी इत्यादि विभिन्न पहलों के द्वारा किया जा रहा है। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य देश की बड़ी आबादी जो कि अब तक स्थिर विकास की संभावनाओं में पिछड़ी हुई है, उनके लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना है। इसके अतिरिक्त यह विशेष रूप से गरीबों के लिए वित्त पोषण उपलब्धता हेतु एक अधिक समावेशी विकास की दिशा में एक प्रयास है। बैंकिंग सुविधा का विस्तार ही मेरे प्यारे बच्चों, बैंकिंग सुविधा का लाभ समाज के सभी वर्गों तक विस्तार करना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है, ताकि सभी को ऋण उपलब्ध हो जाए, ठीक है। सभी के लिए बीमा उपलब्ध कराना, ठीक ना, ठीक है। सभी का दोस्तों बैंकिंग खाता हो, सभी आधार खाते से जुड़ सके, ये सब के सब वित्तीय समावेशन के एग्जाम्पल हैं, राइट। इसी कड़ी में दोस्तों पहला एग्जाम्पल जो वित्तीय समावेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया था, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये वित्तीय समावेशन को एक रूप देता है, ठीक। चलिए इसी पे चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना अपने आप में महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में चर्चा करते हैं, जिसको पीएमजेडीवाई कहा जाता है, पीएमजेडीवाई कहा जाता है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना औपचारिक रूप से 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आरंभ की गई थी, तो 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी, आरंभ की गई थी 28 अगस्त 2014।
इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक ऋण, बीमा और पेंशन के लिए हर घर के लिए कम से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता की परिकल्पना की गई है। लाभार्थियों को 1,00,000 रुपए की रुपए डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। मतलब इसके तहत दुर्घटना बीमा कवर कितना है, 1,00,000 रुपए का, याद रखना है। दुर्घटना बीमा कवर 1,00,000 रुपए का प्रदान किया जाता है। इसका शुभारंभ 28 अगस्त कब, तो 28 अगस्त 2014 को इसका शुभारंभ किया गया था। ये शुरुआत, ये आपको याद होना चाहिए। ये जीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग है, मतलब जीरो बैलेंस पे अकाउंट ओपन किया जाता है। सभी के खाते दोस्तों जीरो बैलेंस पे खोला जाता है, इसको भी नहीं भूलना है। इसके अलावा दोस्तों 30,000 रुपए का जीवन बीमा है। इसमें जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। 30,000 रुपए का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं व योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे, उसके लिए है ये। ठीक, अब इसके तहत बेनिफिशियरीज हैं, तो टोटल बेनिफिशियरीज को पूछा जाएगा। बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी, टोटल लाभार्थी को पूछा जाता है दोस्तों, सभी लाभार्थी को नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों ये जो डेटा दिया हुआ है वो 8/1/2025, 8 जनवरी 2025 तक, 8 जनवरी 2025 तक छत्तीसगढ़ में टोटल लाभार्थी जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के टोटल लाभार्थी कितने पूछे, तो देखिए 18,17,05,087, मतलब 18,17,05,087 अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना से। ठीक, तो केवल ये डेटा को याद रखना है, बाकी ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना है, ये याद नहीं होना चाहिए। ये याद रखना है कि टोटल लाभार्थी इसके तहत कितने हैं। टोटल लाभार्थी, तो टोटल लाभार्थी आपका ये रहा 18,17,05,087। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले वित्तीय समावेशन कार्यक्रम स्वाभिमान से अलग है। पहले जो स्वाभिमान कार्यक्रम चलता था ना, से अलग है, क्योंकि अन्य बातों के साथ देश भर में सभी परिवारों, ग्रामीण एवं शहरी तक बैंकिंग सेवाओं के लिए सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना चाहता है ये। जबकि पहला वित्तीय समावेशन कार्यक्रम 2000 से अधिक, मतलब पहला वित्तीय समावेशन कार्यक्रम से अलग है ये ना, एक प्रकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम का पार्ट है, लेकिन पहला वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चला था स्वाभिमान, उससे अलग है। ठीक, जबकि पहला वित्तीय समावेशन कार्यक्रम 2000 से अधिक आबादी वाले गांवों को शामिल करने पर केंद्रित था। ठीक ना, पहले जो वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चला था स्वाभिमान, वो सिर्फ गांवों को केंद्रित करता था, जबकि प्रधानमंत्री जनधन योजना दोस्तों गांव के साथ साथ शहरी क्षेत्र को भी केंद्रित करता है। ठीक, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत सरलीकृत केवाईसी हेतु दिशा निर्देश दिया गया है। ठीक, यह स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा खाता धारक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक नया खाता नहीं खोल सकते। वे मौजूदा खाते में जारी रुपए डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट सीमा में दुर्घटना बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बस अब आते हैं रुपए कार्ड योजना। रुपए कार्ड क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। रुपए कार्ड क्या होता है, मैं जो बोलूं, जो शुरुआत है दोस्तों, उस शुरुआत को याद रखना है आपको। ठीक, देखिए रुपए कार्ड, रुपए कार्ड एक नई भुगतान योजना, एक नई भुगतान मतलब पेमेंट। तो रुपए कार्ड पेमेंट से संबंधित है, रुपए कार्ड पेमेंट से संबंधित है। तो रुपए कार्ड एक नई भुगतान योजना, नई भुगतान योजना एनपीसीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है एनपीसीआई। तो एक नई भुगतान योजना एनपीसीआई द्वारा नियोजित की गई है। मतलब रुपए कार्ड किसके द्वारा नियोजित की गई है, आपसे कोई पूछे कि भाई ये रुपए कार्ड को किसके द्वारा नियोजित की गई है, तो आंसर होगा एनपीसीआई के द्वारा नियोजित की गई है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नियोजित की गई है रुपए कार्ड। ठीक,
यह एक घरेलू स्वतंत्र बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है। यह एक घरेलू है, स्वतंत्र है, बहुपक्षीय कार्ड भुगतान प्रणाली है जो सभी भारतीय बैंकों और भारत में वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करता है। तो सभी बैंकों वित्तीय संस्थानों में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान कौन करता है? तो रुपे कार्ड करता है। रुपे कार्ड 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था रुपे कार्ड। ठीक, कब? तो 8 मई 2014 को। देखिए 8 मई 2014 को रुपे कार्ड आता है, रुपे कार्ड योजना। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना आता है। इस सब के सब वित्तीय समावेशन के पार्ट है। ठीक, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए, रुपे कार्ड भारत में बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है। एक नेटवर्क बनाने का प्रतीक है जो कि भारतीय बैंकों को काफी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान सुविधा देता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय कार्ड पर निर्भरता कम होती है। यह चीन जैसे बड़े उभरते देश जिनकी स्वयं की घरेलू कार्ड भुगतान प्रणाली है के जैसा है। भारत सरकार ने बैंकों को सभी केसीसी और डीबीटी लाभार्थियों को डेबिट कार्ड जारी करने का निर्देश दिया है। इसके साथ हर नए खाता धारक को एक डेबिट कार्ड जारी किया जाना है। इस प्रकार एक कम लागत विकल्प के रूप में रुपे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। रुपे कार्ड एटीएम बिक्री योजना के बराबर है, बल्कि यह ग्राहकों को भुगतान विकास में लचीलापन प्रदान करता है। विवरण तालिका ही है। ठीक है, एक प्रकार का वित्तीय समावेशन का ये मतलब उसको मूल्य देता है। इसका शुभारंभ हुआ था 8 मई 2014 को। ठीक है, यह डिजिटल पेमेंट भुगतान प्रणाली एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को ये अनुमति देता है जी। बैंकिंग को जो भी संस्थान है ये इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को ये अनुमति प्रदान करता है। ठीक, चलिए मुद्रा योजना। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है जी? मुद्रा का फुल फॉर्म ये रहा आपका मुद्रा, ऐसे मुद्रा लिखा जाता है मुद्रा। ये मुद्रा योजना, तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है ना, मुद्रा का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इस मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो एम का है माइक्रो, यू का है यूनिट्स, माइक्रो यूनिट्स, डी क्या है? डेवलपमेंट, डी का क्या है? डेवलपमेंट। आर का मतलब है दोस्तों रीफाइनेंस, ए का मतलब है एजेंसी। तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी को ही मुद्रा कहा जाता है। एक प्रकार का स्कीम है, योजना है। छोटे गैर कारपोरेट क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जितने भी छोटे छोटे गैर कारपोरेट क्षेत्र होते हैं ये दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अहम रोल प्ले करते हैं, किंतु इन छोटे कुटीर उद्योगों को बैंक नियमों को पूरा नहीं कर पाने के कारण, मतलब जो छोटे कुटीर उद्योग हैं दोस्तों बैंक के नियम को, बैंक के प्रोटोकॉल को पूरा नहीं कर पाते, उनके नियमों को, इंस्ट्रक्शन को पूरा नहीं कर पाने के कारण बैंकों को आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती। बैंकों से आर्थिक मदद आसानी से नहीं मिलती इन छोटे उद्योगों को। ठीक, वे काफी हद तक स्ववित्त पोषित हैं अथवा निजी नेटवर्क या साहूकारों पर निर्भर हैं। मतलब निजी नेटवर्क कहीं से उधार लेते हैं, कोई बड़े पूंजीपति वर्ग से उधार लेते हैं और अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। इसलिए मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 को घोषित की गई है। तो मुद्रा बैंक योजना, मतलब मुद्रा बैंक योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 से हुआ है। 8 अप्रैल 2015 से नहीं भूलना है। ठीक ठीक ठीक, यह न केवल इन उद्यमियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा वरन नए रोजगार सृजन करेगा एवं देश के उच्च विकास दर को प्राप्त करने में योगदान देगा। मुद्रा बैंक योजना के तहत छोटे उद्योगों एवं दुकानदारों को ऋण की सुविधा 3 चरणों में दी गई है। तो मुद्रा योजना के तहत जो ऋण दिए जाते हैं वो 3 चरणों में दिए जाते हैं। एक है शिशु ऋण योजना, दूसरा है किशोर ऋण योजना और सबसे बड़ा है तरुण ऋण योजना। शिशु ऋण योजना के तहत कुटीर उद्योग की शुरुआत के साथ साथ मुद्रा बैंक के तहत 50,000 के ऋण
का प्रावधान, मतलब शिशु ऋण के तहत कितना लोन दिए जा सकते हैं, तो 50,000 तक लोन या ऋण दिए जा सकते हैं। किशोर ऋण योजना, इसमें दोस्तों ऋण की राशि 50,000 से 5 लाख तक की है, 50,000 से 5 लाख तक की है, मतलब 5,000 से 5,000 से 5 लाख तक, 5 लाख तक आपको ऋण दिया जा सकता है किशोर ऋण योजना के तहत। तो सबसे बड़ा है तरुण ऋण योजना, इसमें 5 से 10 लाख तक का ऋण दिया जाता है, 5 से 10 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है तरुण ऋण योजना के तहत। आशा करता हूं दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक अब इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। आते हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी और एलपीजी। एलपीजी के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ये इसको नहीं पढ़ना है। अब देखिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई 2015 से भारत सरकार द्वारा 3 महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं अटल पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। उक्त क्या है, उक्त योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इन तीनों महत्वपूर्ण योजनाओं में राज्य में अत्यंत प्रगति हुई है, विवरण निम्नानुसार है। ठीक ठीक, ये डेटा को आपको याद कर लेना है। यहां हम पढ़ते हैं आपसे क्या, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना को एक साथ पढ़ लेते हैं। क्या कहता है ये दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, या देखिए यह एक भारत सरकार द्वारा समर्थित एवं तैयार की गई जीवन बीमा योजना है। क्या है, जीवन बीमा योजना है, भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया, जिसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु की, अभी इस आयु को याद रखना है, इसका लाभ किसको मिल सकता है, तो जिसका आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, 18 से 50 वर्ष के बीच है, उसी को दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत लाभ मिल सकते हैं, वही लाभान्वित हो सकते हैं। आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। इसमें न्यूनतम वार्षिक किस्त 330 रुपए है, न्यूनतम वार्षिक किस्त कितना है इसमें, 330 रुपए है मेरे प्यारे बच्चों के अनुसार। ठीक, जिसमें मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना 1 वर्ष की नवीनीकरण योजना है, मतलब प्रत्येक एक वर्ष में इसको नवीनीकरण कराना आवश्यक है, नवीनीकरण कराना है, जो दुर्घटना से हुई मृत्यु सह विकलांगता के लिए प्रस्तावित की गई है, जिसमें 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। बीमित व्यक्ति को आंशिक स्थायी विकलांगता पर 1 लाख रुपए प्राप्त होगा। ठीक, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। अब 330 रुपए इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग दिया हुआ, लेकिन जो बढ़ के दोस्तों 436 रुपए होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 336, लेकिन जो अभी बढ़कर 436 रुपए हो गया है। ठीक, तो इसको भी नहीं भूलना है। ठीक, ये रहा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है देखिए, सुकन्या समृद्धि खाता। सुकन्या समृद्धि खाता क्या होता है, देखिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह योजना शासन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि खाता, यह योजना शासन की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। तो सुकन्या समृद्धि योजना किसका भाग है, क्वेश्चन पूछेगा। सुकन्या समृद्धि योजना संबंधित है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से संबंधित या ताल्लुक रखता है सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है या ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। यह 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को लागू की गई थी, तो इसको भी नहीं भूलना है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है ये 22 जनवरी 2015 से शुरुआत की गई थी। इस योजना में निवेश करने पर इन्वेस्टमेंट करने पर 9.1% की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होता है। लाभ कितना प्राप्त होता है, 9.1% से वार्षिक दर प्राप्त होता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु यह दर बढ़ाकर 9.2% कर दी गई है। इस योजना में प्रस्तावित ब्याज दर परिवर्तन की जा सकती है और प्रति वर्ष संयोजित की जाएगी। दोस्तों इसके संबंध में आपको समझ आया होगा, ठीक ना।
तो अभी बढ़ाकर 9.2% कर दी गई है, इसको भी आपको नहीं भूलना है जी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। अब अटल पेंशन योजना के बारे में हम चर्चा करते हैं। यह योजना सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रति माह कम अंशदान पर पेंशन का लाभ देने हेतु प्रस्तावित की गई है। वे व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं निश्चित पेंशन प्राप्त करने के लिए रुपए 1,000 से 5,000 व्यय कर 1,000 रुपए से 5,000 व्यय कर इस योजना को चुन सकते हैं। अंशदायी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी या नामित व्यक्ति पेंशन एवं संचित राशि का दावा कर सकता है, किंतु यह योजना केवल निम्न आय वर्ग समूह के लिए है जो करदाताओं की श्रेणी में नहीं है। मतलब ऐसे वर्ग दोस्तों जो करदाता जो इनकम टैक्स नहीं पटाता, ऐसे लोगों के लिए है ये। यह योजना समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक या घरेलू कार्य में सहायता देने वाले के लिए लागू की गई है। ठीक, अटल पेंशन योजना। ठीक है जी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, ठीक, बैंक के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या है। ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि RIDF, ठीक है, एक निधि है, फंड है। देखिए समझते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक क्या जी, नाबार्ड है। ये क्या है, नाबार्ड है। ये क्या है दोस्तों, एक नाबार्ड बोलते हैं इसको। चलो गए ऊपर के, वो नाबार्ड है। नाबार्ड के संबंध में ये बात, पहला बात ये कहता है, ठीक ना, ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि RIDF कहा जाता है इसे। देखिए इस निधि के अंतर्गत नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1770.71 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत की गई। इसके अंतर्गत 124 ग्रामीण सड़कों के लिए, 237.26 करोड़ 8 ग्रामीण पुल निर्माण के लिए, 15.73 करोड़ 10 सिंचाई परियोजना के लिए, 101.65 करोड़ 20,000 सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप सेटों के लिए, 617.81 करोड़ 15 ग्रामीण गोदाम के लिए, 53.49 करोड़ 2987 जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के लिए। इतना, ये डेटा को आपको याद नहीं रखना है, बस हल्का हल्का इसको ब्रीफ होना चाहिए। वर्ष 2023-24 में चालू परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अप्रैल 2023 सितंबर 2023 के दौरान 675.24 करोड़ एवं अप्रैल 2023 मार्च 2024 के दौरान रुपए 1505.14 करोड़ की राशि वितरित की गई। वर्ष 2024-25 में अप्रैल 2024 सितंबर 2024 के दौरान 301 करोड़ रुपए की वितरित की गई है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा को आपको कट कर देना है। ठीक ठीक। अब आपको यहां से पढ़ना है क्या, मार्कफेड को सहायता में कुछ डेटा निकल के आएंगे तो पढ़ना है। देखिए मार्कफेड को सहायता, देख चलिए पढ़ते हैं इसको। मार्कफेड को सहायता, मार्कफेड जो खरीदी करता है जी, तो नाबार्ड द्वारा राज्य में खरीफ विपणन मौसम के दौरान धान की अधिप्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, जिसे मार्कफेड को ऋण दिया जाता है। तो मार्कफेड को ऋण कौन देता है, प्रश्न पूछेगा तो नाबार्ड देता है। ठीक है, मार्कफेड को ऋण उपलब्ध कौन कराता है, तो नाबार्ड कराता है, याद रखना है। ठीक, ऋण दिया जाता है। विगत वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ मार्कफेड को स्वीकृत ऋण सहायता निधि 2000 अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 तक 0 ऋण है, 23-24 तक इतना है। ठीक है, ऋण करोड़ में। ठीक, चलिए सहकारी बैंकों को प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता, यह एक अल्पकालिक बहुउद्देशीय ऋण उत्पादक है जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक एवं राज्य सहकारी केंद्रीय बैंक को निर्दिष्ट गतिविधियों के तहत उनके द्वारा किए जा रहे हैं उधार व्यवसाय की वित्त पोषण करता है। नाबार्ड द्वारा इन सहकारी बैंकों के दिए गए प्रत्यक्ष पुनर्वित्त सहायता, देखिए सहकारी बैंक हो चाहे दोस्तों आपका मार्कफेड हो, इन सब को ऋण कहां से उपलब्ध होता है, तो नाबार्ड से, बस इतना याद रखना है। ठीक है ना। स्वयं सहायता समूह के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बाद लेक्चर हम समाप्त कर देंगे। मतलब
आज का लेक्चर, उसके बाद कल हम पढ़ेंगे। स्वयं सहायता समूह के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ विशेष विकासात्मक पहल है उसके बारे में। तो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जी महिला, बैंक लिंकेज कार्यक्रम, बैंक लिंकेज कार्यक्रम स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से, स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने का कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा वर्ष 1991-92 में प्रायोगिक आधार पर प्रारंभ किया गया था। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जो उसको बैंक से जोड़ने के लिए बैंक लिंकेज कार्यक्रम नाबार्ड के द्वारा चलाया गया था। कब? तो 1991-92 में, ठीक है। और तब से नाबार्ड स्व सहायता समूह का प्रसार और संवर्धन कर रहा है तथा स्वयं सहायता समूहों को बैंक ऋण से जोड़ने का कार्यक्रम वित्त पोषण कर रहा है। वर्ष 2023-24 के अंत तक राज्य में संचयी रूप से 11,095 स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन और बैंक लिंकेज हेतु 58 स्व सहायता समूह संवर्धन संस्थान स्वीकृत की और उन्हें कुल रुपए इतना नहीं पूछेगा लाख की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई। वर्ष 2023-24 के दौरान स्व सहायता समूह के संवर्धन और क्षमता निर्माण हेतु इतना लाख की राशि वितरित की गई है। तो डेटा आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। बस स्व सहायता समूह कहाँ से मिलता है, लक्षण। कल पढ़ेंगे दोस्तों संयुक्त देयता समूह क्या होता है, आदिवासी विकास निधि के तहत बड़ी विकास क्या है, वाटरशेड विकास क्या है, जलवायु परिवर्तन क्या है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर कल में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम सहकारिता पे चर्चा करेंगे। सहकारिता समाप्त होने के बाद दोस्तों ऋण व्यवसाय के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद धान उपार्जन के बारे में चर्चा करेंगे, फिर रासायनिक उर्वरक के बारे में चर्चा करेंगे। फिर सेक्शन खत्म होगा, फिर हम सीधा आ जाएंगे कृषि पे। तो दोस्तों हम सीधा कृषि संबंध सेवाओं पे आ जाएंगे। कल में दोस्तों ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। सहकारिता इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को मैं एकदम स्लो क्यों पढ़ा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये आपके एडीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एडीओ के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्वेश्चन बने भी हैं। इसे दोस्तों अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।